आज हम भारत में बजट की क्रियान्विति के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में बजट की क्रियान्विति पिछले सेशन में हमने किया था कि बजट कैसे बनता है। आज हम करेंगे कि भारत में बजट की क्रियान्विति किस प्रकार होती है। केंद्रीय बजट जब संसद में पारित कर दिया जाता है तो उसे लागू करने की कार्यवाही शुरू होती है। इस प्रक्रिया में मुख्यतः दो सिद्धांतों का पालन किया जाता है और ये ज़रूरी है। पहला है कि बजट क्रियान्वयन विनियोजन अधिनियम के अनुरूप होना चाहिए। जो विनियोजन विधेयक जो सरकार के बजट के दो हिस्से होते हैं, एक वित्त विधेयक होता है और एक विनियोजन विधेयक होता है। अनुदान मांगों पर संसद में मतदान होता है, लेकिन इससे सरकार को सार्वजनिक कोष से पैसा निकालने का हक प्राप्त नहीं हो जाता। इसलिए जो सरकार है वो धन खर्च करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए विनियोजक बिल को पास करवाने की क्रिया संपादित करती है। विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद में अध्यक्ष उसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणीकृत करता है और राज्यसभा के पास भेज देता है। तो क्रियान्वयन में विनियोजन अधिनियम के अनुरूप और बजट क्रियान्वयन से संबंधित मशीनरी जो होती है वो पूर्ण निष्ठा से कार्य करे। तो इन दो सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में बजट का क्रियान्वयन किया जाता है और जो 5 प्रक्रियाएं इसमें शामिल होती हैं वो होती हैं कि वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण कैसे किया गया है, कलेक्शन ऑफ मनी, उसका रक्षण कस्टडी कैसे की जाती है और वित्तीय साधनों का डिसबर्समेंट कैसे होता है, उसका वितरण कैसे किया जाता है, सरकारी आय व्यय का लेखा कैसे रखा जाता है और उसके ऑडिट और रिपोर्टिंग किस प्रकार की होती है। तो इन सभी चरणों पर हम बारी बारी बात करेंगे। इसमें वित्तीय साधनों का जो एकत्रीकरण है उसमें देखिए वित्त विधेयक में जो कर प्रस्तावित किए जाते हैं उससे आय का अनुमान होता है कि इतने टैक्स लगेंगे तो इतना धन हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर वसूली का काम शुरू कर दिया जाता है। आय प्राप्ति के अनुमान लगाते समय उचित स्तर के स्वविवेक की आवश्यकता होती है, जबकि वसूली करने वाले व्यक्ति की जो निष्ठा है, इंटेग्रिटी है और उसकी जो टेक्निकल नॉलेज है उसमें जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन वसूली की जिम्मेदारी अलग अलग व्यक्तियों को अगर सौंपी जाती है तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। सुविधा की दृष्टि से कई विभाग उपविभाग भी बनाए जा सकते हैं। भारत में यह कार्य जो है वो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। तो देखिए जो केंद्रीय राजस्व बोर्ड का सचिव होता है उसमें एक अध्यक्ष और संयुक्त स्तर के सचिव होते हैं और अन्य भी सदस्य होते हैं। इनका जो एक 3 निरीक्षण निदेशक इसमें डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन भी होते हैं। तो ये जो इस 2 आयकर के लिए होते हैं जिसमें तथा एक सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पादन शुल्क के लिए होता है। ये आप जब वित्त मंत्रालय को पढ़ाया जाएगा तो उसमें ये सारी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। तो ये जो होते हैं ये बोर्ड जो वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए होते हैं और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इनके नाम आप देख रहे हैं। ये आयकर और व्यावसायिक कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, स्टैंप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें केंद्रीय सचिवालय स्तर पर ये कार्य कर रहे होते हैं और जिला स्तर के अधिकारी जो होते हैं वो इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो होते हैं वो केंद्र की ओर से आय का जो कर होता आयकर जो होता है उसको इकट्ठा करते हैं। तो देखिए जो बजट की क्रियान्विति है उसकी बेसिक थ्योरी में जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो भी खर्चा हो वो विनियोजन विधेयक के अनुसार हो और जो भी क्रियान्वयन हो वो सरकारी तंत्र की विभिन्न मशीनरी के द्वारा निष्ठापूर्वक, इंटीग्रिटी पूर्वक हो, जैसे नियम बनाए गए उस हिसाब से हो। अब राज्यों में जो दूसरा पॉइंट आता है राजस्वों का जो एकत्रीकरण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो इसमें भारतीय संविधान में राज्यों के विभिन्न स्रोतों को अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है और राज्य के वित्तीय स्रोतों में मुख्यतः भू राजस्व, बिक्री कर, उत्पादन शुल्क, कृषि कर, मनोरंजन कर और जंगलात का नाम लिया जाता है। तो चूँकि जो राज्य का अपने स्तर पर एक राजस्व बोर्ड होता है और जो राज्य के वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में काम कर रहा होता है और जिला स्तर पर वित्तीय स्रोतों से वसूली की व्यवस्था की जाती है। चूँकि भू राजस्व राज्य की सरकार का मुख्य आय होता है इसलिए इस राजस्व बोर्ड का गठन किया जाता है। इसमें जिला प्रशासन, तहसीलदार और पटवारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो
उसके बाद में जो कोष एकत्रित किए जाते हैं उनकी ध्यान उनको रखना, उनकी कस्टडी और फंड जो डिस्बर्समेंट है उसके लिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। एक तो वित्तीय साधनों के गबन तथा दुरुपयोग से उसकी रक्षा करना, और एक वित्तीय लेन देन को सुविधाजनक बनाना। धन के संरक्षण और संवितरण की व्यवस्थाएं प्रत्येक देश की अपने ढंग से होती हैं और उसमें उसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तत्व अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में भी राजकोष की व्यवस्था रही है और हमारे देश में जो राजकोषीय व्यवस्था है उसमें राजकोष तथा तहसील स्तर पर सरकार की ओर से भुगतान स्वीकार करते हैं तथा सरकार के नाम पर भुगतान भी किए जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भी भारत सरकार राज्य सरकार के कोषों के संरक्षण का संवितरण का काम करता है। तो इस प्रकार सरकार जो है वो ट्रेजरी और केंद्रीय बैंक, स्टेट बैंक, इन सब की सहायता से बैंकों में शाखा में पैसा जमा करती है और फिर जो है वो सरकारी राजकोष, गवर्नमेंट ट्रेजरी और उसके कॉम्पिटेंट ऑफिसर के हस्ताक्षर जो चेक के द्वारा बिल अधिकृत बैंक की शाखा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में चलती है। तो एक बड़ी सुव्यवस्थित व्यवस्था है जिसके तहत हमारे बजट का निर्माण, क्रिया संरक्षण और क्रियान्वयन किया जाता है।